हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर ऑल सॉल्यूशन। दिस इज़ निखिल कुमार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौ आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में। यह आज की आवश्यकता है, तो आइए जानते हैं डिटेल वीडियो। शून्य लागत प्राकृतिक खेती, इसको इंग्लिश में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में ZBNF। डॉक्टर सुभाष पालेकर हैं, ये फादर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। प्राकृतिक खेती क्यों ज़रूरी है? इस समय प्राकृतिक खेती क्यों ज़रूरी है? भारत में हरित क्रांति के नाम पर अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों, हानिकारक कीटनाशकों, हाइब्रिड बीजों एवं अधिकाधिक भूजल उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति, उत्पादन, भूजल स्तर और मानव स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आई है। किसान बढ़ती लागत एवं बाजार पर निर्भरता के कारण खेती छोड़ रहे हैं और आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो मेन रीज़न जो है यही है, प्राकृतिक खेती करने की आज की आवश्यकता जो है। प्राकृतिक खेती के 5 स्तंभ हैं, 5 पिलर ऑफ नेचुरल फार्मिंग। इसमें फर्स्ट पिलर जो है यानी पहला पॉइंट बीजामृत, इसको बीज संस्कार भी कहते हैं, सीड ट्रीटमेंट यानी बीज शोधन। यह प्रथम चरण होता है जिसमें बीज की बुआई से पूर्व देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, चूना व बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी से शोधन किया जाता है, यानी बीज को एक बीजामृत प्रोडक्ट तैयार किया जाता है इन सब चीज़ों को मिला के। इसके आगे बताने वाले हैं, इसके आगे डिटेल में कैसे बनता है, कैसे इस्तेमाल होगा। तो इससे बीज शोधन किया जाता है। जीवामृत यानी पोषक प्रबंधन, पोषण जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है, ये जीवामृत से करते हैं नेचुरल फार्मिंग में। देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़ एवं बरगद के पेड़ के नीचे का मिट्टी का मिश्रण तैयार कर किण्वन किया जाता है। किण्वन के पश्चात प्राप्त इस पदार्थ को उर्वरक के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जो हम केमिकल फार्मिंग यानी रासायनिक खेती करते हैं, उसमें जो हम यूरिया या फिर DAP जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के लिए अलग अलग रसायन। तो इसमें हम जीवामृत का इस्तेमाल करेंगे प्राकृतिक खेती में। इसमें एक वाटर मैनेजमेंट है, वाफ्सा जल प्रबंधन, इसको वाटर मैनेजमेंट करते हैं। इसके सिंचाई के स्थान पर मृदा में नमी व वायु की उपस्थिति को महत्व दिया जाता है। आच्छादन, सूक्ष्म जलवायु प्रबंधन, माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि की सतह के ऊपर फसलों के अवशेषों जैसे कि पत्ते, घास, फसल के अवशेष आदि सामग्री से ढक दिया जाता है, जिसे मल्चिंग यानी आच्छादन बोलते हैं। मिश्रित फसल प्रणाली, फसल प्रबंधन यानी क्रॉप मैनेजमेंट, प्राकृतिक खेती में मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों की खेती एक साथ की जाती है, इससे क्रॉप मैनेजमेंट होता है। तो आइए हम डिटेल में जानते हैं बीजामृत कैसे बनता है और कैसे इसका इस्तेमाल होगा। बीज पौधे के जीवन का मुख्य आधार है, जो एक संतति से दूसरी संतति तक जीवन वाहन का कार्य करता है, क्योंकि पौधे का जीवन चक्र बीज से प्रारंभ होकर बीज पर ही समाप्त हो जाता है। अतः बीज स्वस्थ, निरोग एवं ओजपूर्ण होना चाहिए। बीजामृत बनाने की आवश्यक सामग्री जो है, 100 किलोग्राम बीज के लिए, यानी हमको अगर 100 किलोग्राम बीज शोधन करना होगा तो हमको इतने चीज़ों इसमें दिया गया, जैसे पानी, आवश्यक सामग्री पानी 18 से 20 लीटर चाहिए, देसी गाय का मूत्र 5 लीटर, देसी गाय का गोबर 5 किलोग्राम, चूना 50 ग्राम, बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे का मिट्टी 50 से 100 ग्राम। इसमें जो नेचुरल फार्मिंग में 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि बेसन, गुड़ और पीपल के पेड़ का नीचे की मिट्टी जो लेते हैं, इसमें जो बरगद या पीपल का बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए वहाँ पे जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं बहुत अधिक मात्रा में, इसलिए वहाँ का मिट्टी लेते हैं। और नेचुरल फार्मिंग में जो मेन रोल होता है ये बैक्टीरिया का ही होता है। तो इससे हम तैयार करेंगे मिश्रण। एक निर्माण एवं प्रयोग विधि, सभी सामग्री को क्रमानुसार किसी पात्र में मिलाकर घोल तैयार कर लें, फिर इसको दिन में 2 बार
लकड़ी की डंडी से घड़ी की सुई की दिशा यानी क्लॉकवाइज धीरे धीरे 3 मिनट तक मिलाएं। इसको 24 घंटे छाया में जूट की बोरी से ढक दें, यानी किसी 20-25 लीटर का कोई पात्र होगा उसमें आप इसको मिश्रण को तैयार करेंगे। फिर उसको 3 मिनट तक क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जूट की बोरी या फिर जो कॉटन का कपड़ा होता है उससे ढक देंगे ताकि एरेशन हमेशा ऊपर नीचे होता रहे। ढक के रख देंगे और उसके उपरांत फिर 100 किग्रा बीज शोधन करें। शोधित बीज को छाया में सुखाकर 7 दिन के अंदर प्रयोग कर लें, यानी कि बीज जब शोधित हो जाएगा तो 7 दिन के अंदर उसका इस्तेमाल करना है हमको। बीजामृत से बीज शोधन के लाभ क्या क्या है? बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ती है, इससे बीजों की सुसुप्तावस्था जल्दी टूटती है, बीज दीर्घायु होते हैं, बीज में एक समान अंकुरण होता है यानी जर्मिनेशन परसेंट जो होता है एक समान अच्छा होता है। पौधों की प्रारंभिक अवस्था से ही मौसमी कीटों एवं रोगों से बचाव होता है। पौधे स्वस्थ होते हैं, बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, अंकुरण प्रतिशत में वृद्धि वही जो होता है पहले, जड़ों का विकास तेजी से होता है। तो ये सब बीजामृत से बीज शोधन के फायदे हैं यानी लाभ हैं। जीवामृत का शाब्दिक अर्थ है जीवन के लिए अमृत। जीवामृत एक प्रभावशाली प्राकृतिक उर्वरक और वृद्धि नियामक तथा हार्मोन है जो फसल के सभी चरणों में विकास और पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। जीवामृत बनाने के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए, जो प्लास्टिक ड्रम एक हमको चाहिए 200 या 220 लीटर का, पानी 180 लीटर उस ड्रम में चाहिए, देसी गाय का मूत्र 10 लीटर, देसी गाय के गोबर 10 kg, बेसन 1.5 किलोग्राम, गुड़ 1.5 किलोग्राम, बरगद या पीपल के पेड़ का मिट्टी जो नीचे का लेंगे 500 से 1000 यानी ग्राम, आधा किलो से 1 किलोग्राम। तो इसको हम जैसे मान लीजिए हमारे पास बेसन है, गुड़ है और मिट्टी गुड़, ये जो भी है, गोबर तो मान लीजिए आसानी से घोल मिल जाएगा। बेसन गुड़ और मिट्टी जो है पहले 1-2 लीटर पानी में इसको अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि बड़े वाले ड्रम में उसको डालें फिर दिक्कत ना हो मिलने में। जीवामृत का निर्माण एवं प्रयोग विधि। उपरोक्त सामग्रियों को एक प्लास्टिक ड्रम में डालकर इसको लकड़ी के डंडा से मिलाया जाता है और इस घोल को गर्मियों में 2-3 दिनों तथा सर्दियों में 5 से 6 दिनों के लिए छाया में रखा जाता है। इस घोल को प्रतिदिन सुबह शाम लकड़ी के डंडा से घड़ी की सुई की दिशा में धीरे धीरे 3 मिनट तक घोलते हुए घुमाना है, मतलब दाहिने तरफ ड्रम में क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके बाद पतले जूट के बोरे या कपड़े से ढक देते हैं। जीवामृत का निर्माण हमेशा छाया में करना चाहिए, इस पर सीधे धूप नहीं पड़ना चाहिए, न बारिश का पानी गिरना चाहिए। जीवामृत बनने के बाद गर्मी के महीने में 7 दिनों तक तथा सर्दी के महीने में 15 दिनों तक प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद प्रयोग करने से लाभ नहीं मिलता है। वापसा प्रायः माना जाता है कि पौधों की बढ़वार व अच्छी उपज हेतु पौधों की जड़ों को पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन प्राकृतिक खेती में पौधों की जड़ को पानी नहीं बल्कि पौधे के जड़ों को केवल नमी की अर्थात वापसा की आवश्यकता होती है। भूमि के अंदर मिट्टी के 2 कणों के बीच जो खाली जगह होती है उसमें पानी का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, बल्कि उस खाली जगह में 50% वाष्प तथा 50% हवा का सम्मिश्रण होना चाहिए। इस स्थिति को वापसा कहते हैं। वापसा बराबर 50% वाष्प प्लस 50% वायु। आच्छादन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि की सतह के ऊपर फसलों के अवशेष जैसे कि पत्ते, घास, फसल के अवशेष आदि सामग्रियों को से ढक दिया जाता है, जिसे आच्छादन कहते हैं। इससे भूमि में नमी की सजीवता एवं उर्वरा शक्ति सुरक्षित एवं संरक्षित रहती है। जो मल्चिंग होता है इसमें अब तो एक पॉलीथीन का भी मल्चिंग आता है, पॉलीथीन शीट का, उससे भी मल्चिंग किया जाता है। और अपने यहाँ पुआल जो क्रॉप रेसिड्यूज होता है
फसल अवशेष उसका धान के फसल अवशेष का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश किसान इसको जला देते हैं, तो इससे यूटिलाइज कर सकते हैं इसको, धान के पुआल को। तो इसका मल्चिंग में अच्छा रोल होता है। इससे लाभ क्या है? भूमि में तापमान का संतुलन बना रहता है, भूमि में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होता है, खरपतवार के नियंत्रण में सहायक होता है, पानी की बचत होती है इससे। मिश्रित फसल प्रणाली, प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों की खेती एक साथ की जाती है, जिससे मुख्य फसल को NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम आदि मिलता रहे। सहयोगी फसलों की जड़ों के पास नाइट्रोजन स्थिरक जीवाणु जैसे राइजोबियम, एंजियोस्पर्मिलम, एज़ोटोबैक्टर आदि की मदद से पौधों का विकास होता है। सहयोगी फसलें लगाने से कीट नियंत्रण भी होता है। फसलों के चुनाव में सावधानियां क्या चाहिए? हमारे पास मुख्य फसल और सहयोगी फसल दो है। अगर आप मुख्य फसल में एक दाल वाली फसल ले रहे हैं तो सहयोगी फसल द्विदाल वाली होनी चाहिए। अगर मुख्य फसल यानी इसमें दिया गया है तालिका में, गहरी जड़ वाली अगर मुख्य फसल है तो उथली जड़ वाली होनी चाहिए। मुख्य फसल तो अधिक समय वाली होगी यानी अधिक उम्र वाली, तो सहयोगी फसल कम उम्र वाली होनी चाहिए। मुख्य फसल स्लो यानी धीरे धीरे उसका ग्रोथ होगा, और सहयोगी फसल का तेज से बढ़ने वाली यानी कम समय में जल्दी से। मुख्य फसल को हमको ज़्यादा धूप चाहिए और सहयोगी फसल को कम धूप चाहिए। मुख्य फसल तेजी से बढ़ने वाली और सहयोगी फसल धीमी गति से। मुख्य फसल पतझड़ वाली न हो और सहयोगी फसल पतझड़ वाली होना चाहिए। प्राकृतिक खेती के लाभ क्या क्या है? भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की गुणवत्ता युक्त उत्पादन में वृद्धि होती है, पर्यावरण की दृष्टि से भूमि के जलस्तर में वृद्धि होती है, बाजार में प्राकृतिक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार प्राकृतिक खेती मिट्टी, मानव एवं पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित रखती है। तो फ्रेंड्स, ये था नेचुरल फार्मिंग पे वीडियो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल फार्मिंग यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या गौ आधारित प्राकृतिक खेती। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल। थैंक यू, टेक केयर।